हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो वापस से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। और ये हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है। इससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वो दोनों लेक्चर को देखना, नोट्स बनाना, अच्छे से समझना, उसके बाद आप लेक्चर 3 में आना। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 3 देखने के लिए आए हो तो हो सकता है कि आपको यह उतना अच्छे से समझ में ना आए। अगर आपको लेक्चर ढूंढने में दिक्कत है तो आप देखना प्लेलिस्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहां पे सारा लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो पहले आप लेक्चर देखना फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना। तो आओ हम लोग वीडियो को देर नहीं करते हैं और लेक्चर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपका जो क्लास 11 का बैच होने वाला है उसका नाम होगा संकल्प 11। ठीक है। और इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 11 पढ़ाया जाएगा, वो भी पेड बैचेस कंटेंट के बराबर यहां पे आपको कंटेंट दिए जाएंगे। और यहां पे जो लेवल रखेंगे वो नीट, जेई और साथ ही साथ हम लोग बोर्ड भी कवर करेंगे। तो अगर आप क्लास 11 पे हो और आप अच्छे से केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे चैनल एटॉमिक आशीष के साथ जुड़ करके संकल्प 11 बैच से आप इस चीज का शुरुआत कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा एकमात्र मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, वो है आप बच्चों का प्यार। अगर आप प्यार बनाए रखोगे तो हम पूरा सेशन आप लोग के लिए इसी तरह का कंटेंट लेते आएंगे और आपको पूरा केमिस्ट्री अच्छे से सिखाएंगे। हमारा जो सफर होगा वो बेसिकली रिएक्शन से रिवीजन तक का होगा। यानी हम लोग अलग अलग, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस एंड ऑल, तो हम लोग रिएक्शन से रिवीजन तक का सफर इसी चैनल में तय करेंगे। तो पूरा लास्ट तक बने रहना। 11th भी यहीं पे सीखोगे, 12th भी यहीं पे सीखोगे। चलो, और हम लोग मिल करके कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज जाएंगे या फिर कुछ अच्छा मेडिकल कॉलेज जाएंगे। तो अब देर ना करते हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जहां पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था। और सेकंड लेक्चर में एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। साथ ही साथ कुछ छोटा छोटा होमवर्क भी आप लोगों को दिए थे। उम्मीद है वो होमवर्क आप लोगों ने बनाया है होगा। और अगर नहीं बनाए हो तो अभी वीडियो को पॉज करो, पहले होमवर्क बनाना, उसके बाद फिर वीडियो शुरू करना। और जो बच्चे होमवर्क बनाए हैं कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन होमवर्क बना करके आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टारगेट क्या होगा? तो आज हम लोग वापस से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर थर्ड में एंटर करेंगे। और आज जो होगा वो क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे? तो आज हम लोग मोल कैलकुलेशन सीखेंगे एटम्स का। एटम्स के ऊपर में मोल कैलकुलेट करने का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन यहां पे सीखेंगे। और अगर आप पूरा अंत तक लेक्चर को देखते हो ना तो ये मेरी गारंटी है, मोल कैलकुलेशन एटम के केस में आप कभी नहीं फंसोगे। आप कुछ भी क्वेश्चन बनाओगे ना, आप इजी वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और आज ही हम साथ ही साथ मॉलिक्यूल किसको कहते हैं और मॉलिक्यूल में मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या क्या होने वाला है? तो पहला, मोल कैलकुलेशन सीखेंगे इन एटम्स। तो एटम में मोल कैलकुलेशन सीखेंगे। और दूसरा टॉपिक हम लोग क्या सीखेंगे? तो मॉलिक्यूल आज स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं और मॉलिक्यूल में मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास किसको कहते हैं, ये सारा हम लोग आज ही सीखने वाले हैं। हर दिन के तरह आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहानी अब तक कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है पहले और दूसरे लेक्चर में, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग देखना, पेन कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ एटॉमिक आशीष के संकल्प 11 बैच में। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पेड बैचेस लेने की जरूरत नहीं होंगी, खासकर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। और अगर आप इस चैनल में प्यार बनाए रखते हो ना तो मैं अच्छे से अच्छे टीचर को लाऊंगा इस चैनल में और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स भी पढ़वाने का कोशिश करूंगा, मैथ्स भी, बायोलॉजी भी। बस अभी आप शुरू हुआ है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आप भर भर के प्यार दो ताकि बाकी भी टीचर्स यहां पे आए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
एक पेड बैच के जितना कंटेंट आपको यहाँ पे यूट्यूब में ही मिल जाए। तो आओ हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में जो जो हम लोग पढ़े थे। देखो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो एक वर्ड के ऊपर में हम लोग ज्यादा चर्चा किए थे जो था मोल। और मोल के बारे में क्या क्या सीखे थे? तो मोल बेसिकली एक प्रकार का नंबर होता है, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे क्वांटिटी। अरे हाँ या ना? अब सवाल यह है सर कि वन मोल कितना को रिप्रेजेंट करता है? तो जब भी हम आपको वन मोल बोलते थे तो तुरंत आप क्या समझते थे? वन मोल मतलब कितना पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, अब ये भी आप लोग को याद होगा, ये जो नंबर है इसको प्यार से आप लोग क्या बोलते थे? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब पीछे से एक बच्चा कहेगा सर इस नंबर को प्यार से हम नहीं बोलते, किसी और को प्यार से बोलते हैं। भाई तुम नंबर को भी प्यार से बोलोगे तभी जाकर के केमिस्ट्री में कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब हम आप लोग को यह भी सिखाए थे, Na अगर कहीं पे लिखा दिखे तब भी समझ जाना हम किसका बात कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 का बात कर रहे हैं। फिर हम आपको यह भी सिखाए थे कि ये पार्टिकल के प्लेस में क्या हो सकता है, मतलब मोल में हम किसका नंबर को काउंट करते हैं। यार बताओ, क्या आप मोल में आलू खरीदे हो? कभी आप जाकर के सब्जी वाला को बोलते हो 1 मोल आलू दे दीजिए? नहीं बोले होगे। ठीक है, या फिर आप किराना दुकान में जाकर के बोलते हो 1 मोल चीनी दे दीजिए? नहीं बोले होगे। मोल में बेसिकली हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल का नंबर को काउंट करते हैं, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इन सब का नंबर को हम लोग काउंट करते हैं किसमें? मोल में। चलो नेक्स्ट, Na जो है वो एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो रिप्रेजेंट करता है किसको? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इसके बाद हम दो और टर्म के ऊपर में बात किए थे जिसका यूज आज हम इस क्लास में करेंगे, और वो टर्म था एटॉमिक मास। क्या था बच्चों? एटॉमिक मास। अरे एटॉमिक मास किसको कह रहे थे? तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। कोई भी एलिमेंट हो उसका एक एटम का जो भी वजन होगा, जो भी मास होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। अब एटॉमिक मास का यूनिट आप लोगों को याद होना चाहिए। हम एटॉमिक मास का क्या यूनिट बताए थे? एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो यूनिट क्या यूज करते हैं? AMU, या फिर क्या यूज करते हैं? U। AMU का फुल फॉर्म भी हम आप लोग के साथ में शेयर किए थे। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। या फिर U का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यूनिफाइड मास। बात क्लियर है? इसके बाद एक टर्म हम आप लोग को सिखाए थे जिसका नाम था ग्राम एटॉमिक मास। क्या था? ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसी को हम लोग प्यार से ही क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास किसे कहा जाता है? तो कोई भी एलिमेंट का एक मोल एटम का जो मास होगा उसको हम लोग क्या कहते थे? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। एक मोल एटम कहने का मतलब कितना एटम का बात हो रहा है? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। एक एटम का मास होगा एटॉमिक मास। वन मोल एटम यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम का मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम इसका यूनिट का बात करें बच्चों तो इसका यूनिट क्या था? ग्राम था। याद आ गया? फिर हम ये भी बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास और एक मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है? तो डिफरेंट होता है यूनिट। एक का यूनिट होता है AMU और दूसरा का यूनिट होता है ग्राम, और इसके बारे में पूरा डिटेल में बताए थे कि कैसे सेम हो सकता है। और वहां पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखने बोले थे कि कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, हम ये भी बताए थे कि 1 AMU जो होता है वो किसके इक्वल था? तो 1/Na ग्राम के इक्वल था, या फिर 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम के इक्वल था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और हम आप लोग के साथ में शेयर किए थे जो कि लेक्चर 2 में आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि अगर तुम लेक्चर 2 नहीं देखे हो ना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वैसा वैसा वहां पे माइन्यूट लेवल पे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जो कि आपको जनरली कोई नहीं बताता है। इसीलिए अभी भी समय है, अगर आप लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो वीडियो लेक्चर 3 को यहीं छोड़ो, पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो, उसके बाद लेक्चर 3 में आना। ठीक है, तो ये सारा बात हम आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में। फिर हम कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला बताए थे।
पहला फॉर्मूला किसका था बच्चा? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का। किसका था? नंबर ऑफ ग्राम एटम। इस नंबर ऑफ ग्राम एटम को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोल कहते थे। नंबर ऑफ ग्राम एटम ओल्ड टर्म है, बट आज भी किसी किसी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखा हुआ है तो समझ जाओ वहां पे किसकी बात हो रही है? मोल की बात हो रही है। और मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस तरह के एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोल निकालने का प्यारा प्यारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब याद करो, मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। तो गिवन मास भी कौन सा यूनिट में होगा बच्चों? ग्राम यूनिट में होगा। ठीक है, अब कभी कभी गिवन मास ग्राम यूनिट में नहीं होता है, तो उसको हमको ग्राम में चेंज करना था। याद है, कन्वर्जन हम सिखाए थे। एक था केजी। 1 केजी जो होता है वो 10 का पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको यूनिट अगर केजी में दिख जाए और उसको ग्राम में बदलना है तो उसको सिंपली 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट हम ये भी बताए थे कि 1 मिलीग्राम जो होता है वो किसके इक्वल था? तो 10 का पावर -3 ग्राम के इक्वल। और 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो किसके इक्वल था? तो 10 का पावर -6 ग्राम। तो कभी कभी केजी के सॉरी ग्राम के बजाय आपको इन सब यूनिट में भी गिवन मास दिखाई देगा, तो पहले गिवन मास को ग्राम में बदलना, और नहीं तो गलती होगा। इसके बाद हम ये भी बताए थे कि अगर आप एक बार मोल निकाल लिए तो इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मोल को मल्टीप्लाई किया जाता है एवोगाड्रो नंबर से। और गांव का बच्चा बच्चा को पता होता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है। अब तुम लोग मत कहना सर हम लोग शहर के बच्चे हैं इसीलिए एनए का वैल्यू नहीं पता है। गांव हो या शहर हो, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एनए का वैल्यू क्या है। एनए का वैल्यू क्या था कुछ देर पहले ही आप लोग को बताए थे। प्लीज गजनी बनने का कोशिश मत करना, उसको भी भूलने के लिए 15 मिनट का समय लगता था। ठीक है, तुम लोग तो 5 मिनट में भूल जा रहे हो। एनए का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, तो ये सारा बात हम आप लोग को लास्ट क्लास में सिखा चुके हैं। और याद करो, ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दिए थे, इसमें से एक क्वेश्चन हम बना दिए थे और बाकी क्वेश्चन हम बोले थे कि भाई बना करके लाना। अब वापस से अगर नहीं बनाए हो तो पहले वीडियो पॉज करो और ये सारा क्वेश्चन को बनाना, उसके बाद फिर वीडियो देखना। इसका तो हम आंसर ऑलरेडी आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम। भाई नंबर ऑफ ग्राम एटम दे करके तुमको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है, बट तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, कंफ्यूज नहीं होगे। सब लोग चैट में लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। यानी यहां दो चीज आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, एक कैलकुलेट करने बोला है मोल और दूसरा कैलकुलेट करने बोला है नंबर ऑफ एटम। तो जल्दी से चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और आप लोग देखना जो होमवर्क बनाए हो वो सही सही बनाए हो या नहीं बनाए हो। ठीक है, अब देखना, अगर यहां पे बात करोगे तो इसका मोल निकालेंगे, और मोल निकालने का प्यारा प्यारा फॉर्मूला क्या था? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तुरंत एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए, गिवन मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ रहता है उसी को गिवन मास कहते हैं। देखो तो ग्राम में है कि नहीं है? बिल्कुल ग्राम में है, तो गिवन मास हो जाएगा 32। और ऑक्सीजन भैया का ग्राम एटॉमिक मास सभी को पता होगा जो कि है 16, तो मोल आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद तुम लोग इजीली नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो बच्चों। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रो नंबर, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। जिंदगी आसान बनाने के लिए इसको अप्रॉक्स 6 लेते हैं, तो 12 इंटू 10 का पावर 23, या फिर आप इसको सिंपली 2Na भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप 12 इंटू 10 का पावर 23 लिख सकते हो, या फिर आप 2Na भी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बताओ कमेंट में कितने लोग का आंसर ये सही आया था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? तो आपको वही मोल और नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो बच्चा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था? सब लोग जहां पे भी बैठ करके लेक्चर देख रहे हो चिल्ला के फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कौन सा यूनिट में होना चाहिए? ग्राम में। ग्राम में ऑलरेडी है। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 14, तो मोल आ जाएगा सर 1/2।
अब आप क्या निकालोगे सर? नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या था? सब लोग बोलेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम सॉरी एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर क्या था? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो इसको तुम कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.011, या फिर इसको अप्रोक्स 3 भी बोल सकते हो, तो 3 इंटू 10 का पावर 23 आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे से बनाए होंगे। कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बता करके जाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। 71 ग्राम क्लोरीन एटम दिया हुआ है और आपको मोल और नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो वापस से मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास जो कि होता है 35.5, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा और आ जाएगा कितना? 2 मोल आ जाएगा। लास्ट में अब हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अप्रॉक्स इसको मानोगे 6, तो यहां पे आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 23। ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करोगे नेक्स्ट, तो दिया हुआ है 20 मिलीग्राम ऑफ आर्गन। यहां पे हो गया है खेला। क्या हो गया है कि अब की बार गिवन मास जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? तो मिलीग्राम में दिया हुआ है। अब अगर गिवन मास मिलीग्राम में हो, यानी ग्राम यूनिट में ना हो, तो हमको सबसे पहले उसको ग्राम यूनिट में बदलना पड़ेगा। और ग्राम यूनिट में आप कैसे बदलोगे? तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? सब लोग आंसर करेंगे 10 का पावर -3 से। तो सबसे पहले जो गिवन मास 20 मिलीग्राम था उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं जो कि है 40 आर्गन का। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलना जरा? 1/2 इंटू 10 का पावर -3। इसी को आप बोल सकते हो 0.5 इंटू 10 का पावर -3, या फिर आप इसको बोल सकते हो 5 इंटू 10 का पावर -4। ये सब सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। तो ये आ गया आपका मोल। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करोगे? तो वही जो पहले किए थे, नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 इंटू 10 का पावर 23। अब 6 इंटू 5 कर लोगे तो आ जाएगा 30 इंटू 10 का पावर -4 और 10 का पावर 23, तो 10 का पावर 19। ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एटम। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। बस यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या था कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसमें जो गिवन मास है वो किसमें दिया हुआ है? तो गिवन मास आपका मिलीग्राम में दिया हुआ था। ठीक है, बस उस मिलीग्राम को आपको चेंज करना था किसमें? ग्राम में। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है? 36 केजी ऑफ कार्बन एटम। वापस से यहां पे गिवन मास किसमें है? केजी में। इसको भी आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे बदलेंगे? तो मोल निकालने के लिए केजी को ग्राम में बदलोगे और ग्राम में बदलने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया गिवन मास। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहां से मोल जो आएगा वो 3 इंटू 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो मोल निकल गया। अब क्या आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होगा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी 3 इंटू 10 का पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 इंटू 10 का पावर 23 से। तो 6 इंटू 3 आ जाएगा 18, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 23 आ जाएगा 10 का पावर 26। ये कैसे कर रहे हैं? जब दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 10 का पावर 3 प्लस 10 का पावर 20, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 23, तो 10 का पावर 23 प्लस 3 होगा, इसीलिए 10 का पावर 26 लिखे हैं। बात क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सिंपल आप लोग को लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था। आप लोग बताओगे कि किनका किनका सारा सही हुआ। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि कितने लोग का सारा सही हुआ था। अब ये था सिंपल सा मोल कैलकुलेट करने का तरीका, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पे हम लोग ने किया। अब जो भी आप यहां पे सीखे हो ना, इसको एक फ्लो चार्ट में हम उतार देते हैं ताकि आप मोल कैलकुलेशन को और स्ट्रांगली सीख पाओ। अगर आप वो फ्लो चार्ट का खेल समझ गए ना, तो आपको एटम का मोल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम जब मॉलिक्यूल में आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर से एकदम अच्छे से ध्यान से जो भी आपको अभी फ्लो चार्ट बताने वाले हैं उसको दिमाग में डाल लेना। हर साल इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। एटम के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अब हम लोग।
ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ एटम, ये जो फ्लो चार्ट है यानी ये जो सीक्वेंस आपको हम बताने वाले हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एटम के लिए एप्लीकेबल है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब आगे सुनो, अगर हम एटम के केस में बात करें तो जो तुम क्वेश्चन में सीखे हो उसी को बताओ। क्वेश्चन में हम क्या किए थे, अलग अलग एटम का आपको वेट दे देते थे और उस वेट को आप किस में बदलते थे? मोल में, और मोल को किस में बदलते थे? तो नंबर ऑफ एटम में। यानी तुम ये बोल सकते हो बच्चा कि सर अगर आप हमको वेट दे दीजिएगा ना, ठीक है, एटम का, तो हम इसको किस में बदल सकते हैं? मोल में बदल सकते हैं, और मोल निकल जाएगा ना तब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है कि अगर तुमको वेट निकालना है, सॉरी वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हो। सबसे पहले आपको वेट को बदलना पड़ेगा किसमें? मोल में, और मोल को बदलना पड़ेगा किसमें? नंबर ऑफ एटम में। अब सबका फॉर्मूला भी आप लोग बोलना शुरू करो, ठीक है, आप लोग जहां भी हो वहीं से फॉर्मूला रिवाइज करना और बोलना, हमको सुनाई देगा। अगर हम बात करें मोल का, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मोल को नंबर ऑफ एटम में बदलने का फॉर्मूला क्या बताए थे? मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। अब एक बात तुम खुद सोचो, वेट किस में बदल सकता है? मोल में, और मोल किस में बदल सकता है? नंबर ऑफ एटम में। यानी यदि आपको वेट पता है तो वेट से आप मोल भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो। अब तुम सोचो, वेट से अगर आप नंबर ऑफ एटम तक पहुंच सकते हो, तो क्या नंबर ऑफ एटम से वेट तक नहीं पहुंचा जा सकता है? सब लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। सिंपल सा तरीका है कि अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और स्कूल से घर गए हो, तो क्या घर से वापस स्कूल नहीं आ सकते हो? या अगर घर से स्कूल गए हो तो स्कूल से वापस घर आ सकते हो? क्या करना पड़ेगा? जिस रास्ता को फॉलो किए हो उसी में उल्टा चलना पड़ेगा। तो अगर हम वेट से नंबर ऑफ एटम पहुंच गए हैं, तो नंबर ऑफ एटम से वेट भी पहुंचेंगे, बस उसी रास्ता को उल्टा डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम से अगर वेट जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम को पहले मोल में बदलना पड़ेगा, और मोल बदलेगा आपका किस में? वेट में। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, हम लोग को आगे जाने वाला फॉर्मूला तो पता था, पीछे जाने वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मेरा है आपका साथ, केमिस्ट्री में नहीं है डरने का बात। तो ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ एटम को मोल में कैसे बदलेंगे और मोल को वेट में कैसे बदलेंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं। देखो, अब भूल जाओ नंबर ऑफ एटम को मोल में कैसे बदलेंगे, आप मुझे सिंपल सा बात सोच करके बताना। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है बच्चा, तो फॉर्मूला ये होगा ना, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अरे सब लोग बोलेंगे हाँ या ना, यही फॉर्मूला होगा। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हम नंबर ऑफ एटम दे दे, एवोगाड्रो नंबर तो पहले से फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ एटम पता है और Na पता है, क्या मोल नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर से कर देंगे डिवाइड, तो मोल निकल जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ एटम को मोल में बदलना है तो सब लोग आंसर करेंगे, क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अब सोचो, मोल तुमको पता चल गया, वेट निकालना है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। सही सोच रहे हो आप लोग, सर यहां से हमको मोल पता है और मोलर मास पता है, वेट यानी गिवन मास निकालना है। तो अगर हमको वेट निकालना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल सा तरीका था, एकदम ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको वेट पता है तो वेट से क्या निकल सकता है? मोल, और मोल किस में बदल सकता है? नंबर ऑफ एटम में बदल सकता है। मतलब वेट से अगर आपको नंबर ऑफ एटम जाना पड़ेगा तो यही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। वेट पहले बदलेगा मोल, मोल बदलेगा नंबर ऑफ एटम में। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता है और क्या निकालना है? वेट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम को बदलना पड़ेगा मोल में, और मोल बदलेगा किसमें? वेट में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी सीक्वेंस नहीं बदल सकता है। अब ध्यान से सुनना,
मोल निकालने के पास में तेरे पास में अब दो फॉर्मूला हो गया, एक गिवन मास बाई मोलर मास और एक नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। अब सोच करके आंसर करो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। अगर तुमको वेट दिया हुआ है और मोल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी गिवन मास बाई मोलर मास यूज करेंगे। और अगर तुमको नंबर ऑफ एटम पता है और मोल निकालना है तो नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ये फ्लोचार्ट अगर आपको पता है ना तो आप एटम का कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, हर क्वेश्चन बन जाएगा एटम के लिए। तो अगर आपको मोल अच्छे से समझ में आ गया है, पूरा सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ गया कि कब क्या दिया हुआ रहेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, तो अभी ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 5 दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि ये आपका चैनल है, बच्चों का चैनल है। इस चैनल का ग्रोथ मतलब आपके जैसे हजारों बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, वो भी पेड लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे। बात समझे? तो चलो, ये था तुम्हारा फ्लो चार्ट, ये एकदम सिंपल सा है, एक बार आप इसको देखो, ठीक है, समझो और नोट डाउन भी कर लेना। अब उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करने वाले हैं, तो अब फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आप वेट से नंबर ऑफ एटम जाने वाला क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस कर लिए, क्या नंबर ऑफ एटम से वेट आने वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए? नहीं किए। तो अब जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा वो नंबर ऑफ एटम से वेट जाने वाला होगा। तो एकदम पेन कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आपके साथ सामने सवाल दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट वेट ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ एटम, यानी आपको एटम का सैंपल दिया हुआ है और क्या निकालना है सर, वेट निकालना है। मतलब अब तुम सोचो, आप इस स्टेशन पे हो, नंबर ऑफ एटम वाले स्टेशन पे हो और आपको वेट तक पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम को पहले मोल में बदलना पड़ेगा और मोल बदलेगा किसमें, वेट में। तो आओ हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को करते हैं। यहां से एक आध क्वेश्चन हम कर देंगे और बाकी हर दिन के तरह ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। तो यहां पे पहला क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। क्या बोला है, 6.022 इंटू 10 का पावर 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका वेट निकालना है। तो सबसे पहले अगर तुमको नंबर ऑफ एटम पता है और वेट निकालना है तो डायरेक्टली तो कभी निकलेगा नहीं, पहले तुमको मोल निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एटम को मोल में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो यूज करोगे सर नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ एटम कितना था बच्चा, 6.022 इंटू 10 का, सॉरी 6.022 इंटू 10 का पावर 24। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बच्चों, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। भाई ये और ये कटेगा कितना बच जाएगा सर, 10 बच जाएगा। मतलब मोल क्या आ गया भाई, मोल आ गया 10 मोल। मोल निकलने के बाद आप वेट निकाल सकते हो। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चा, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे सब लोग बोलेंगे मोलर मास से, या ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास, मोल कितना आया है 10 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो 16 इंटू 10 दैट इज कितना होगा 160 ग्राम। क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया? तो जब भी नंबर ऑफ एटम आपको पता है और मोल निकालना है, तरीका यही यूज करोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो मोल निकल जाएगा और उसके बाद मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट निकल जाएगा। नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली कभी वेट में नहीं कन्वर्ट होगा भाई, सबसे पहले मोल निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए हम ये फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बनाए थे। ये फ्लो चार्ट को अच्छे से देखना, समझना। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना एटम का, मोल का, वो इसी फ्लो चार्ट से बनेगा। मेरी गारंटी है कि अगर ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से सीख करके रिवाइज कर लेते हो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब बाकी जो यहां पे क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है, और बना करके कमेंट जरूर कर देना कि सर आप मोल कैलकुलेट करना सिखाए थे, वो भी अच्छे से समझ में आ गया, वेट कैलकुलेट करना सिखाए थे, वो भी अच्छे से समझ में आ गया और हम लोगों ने होमवर्क बना लिया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना जो भी आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको एटम का मोल कैलकुलेशन में पूछा जा सकता है।
देखो अभी तक दो टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन में वेट आपको गिवन था और आप नंबर ऑफ एटम निकालते थे और मोल भी निकालते थे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखे जहां पे नंबर ऑफ एटम पता था, उससे आप मोल भी कैलकुलेट किए और वेट भी कैलकुलेट किए। इसके अलावा कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आओ हम लोग उसके ऊपर में भी मास्टरी करते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी हम लोग एटम के मोल कैलकुलेशन में नहीं छोड़ने वाले हैं। मोल को एकदम इतना अच्छे से सीखेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे जेई हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड हो, स्कूल का टीचर हो, कोई भी क्वेश्चन सेट करे, मोल का आपको कोई सवाल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आप संकल्प 11 बैच देख रहे हो तो आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हो। आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा और कोई एंट्रेंस एग्जाम आप फोड़ करके आओगे, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करके आओगे। तो आओ हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, किसमें, हीलियम में, और दिया क्या हुआ है, तो 100 AMU ऑफ He। यानी अब की बार नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है और वेट दिया हुआ है। बस डिफरेंस क्या है कि इस बार जो वेट है ना वो कौन सा यूनिट में है, AMU यूनिट में है। अब एक राज का बात सुनना, ठीक है, राज का बात क्या है कि अगर गिवन मास AMU में है, इफ गिवन मास इज इन AMU, देन number of atom can be calculated directly। अब वापस से गड़बड़ मत करना, ये काम तुम कब करोगे, जब गिवन मास किसमें हो, AMU में हो। अगर गिवन मास AMU में है तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, मोल निकालने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा गिवन मास कोई भी यूनिट में हो ना, ये काम नहीं करना। गिवन मास AMU में है तभी नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली निकाल सकते हो वेट के मदद से। और कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज कर लेना। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ एटम निकालने का आप फॉर्मूला यूज ये करोगे, ठीक है, गिवन मास, जो भी आपका गिवन मास है, बस ध्यान क्या रखना है कि ये गिवन मास कौन सा यूनिट में होना चाहिए, AMU में। इसको किससे डिवाइड करोगे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। गिवन मास कितना है बताओ जरा, 100, और एटॉमिक मास हीलियम का कितना होगा, 4। अब एटॉमिक मास, इसका भी यूनिट क्या होगा, AMU। गिवन मास का भी यूनिट क्या है, AMU। AMU AMU कटेगा और ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, और नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, 25 आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगर गिवन मास AMU है तो आप गिवन मास जो AMU में दिया हुआ है उसको चुपचाप से एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा मिलीग्राम में हो, किलोग्राम में हो, माइक्रोग्राम में हो, इसके अलावा AMU के अलावा आपको कोई भी दूसरा यूनिट में दिखाई देना, तो सिंपली आप याद रखना कि उस केस में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। एक ही केस में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल नहीं निकालना पड़ता है, और वो केस क्या है, जब गिवन मास किसमें हो, AMU में हो। बात क्लियर है। तो ये आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपको मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल कैलकुलेशन ऑफ एटम में पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो यहां फिर से कमेंट करिए कि सर हाँ, AMU वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आओ अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में एंटर करते हैं। देखो काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, सुनना जरा। बोला है फ्रॉम 120 ग्राम ऑफ कार्बन एटम 18 इंटू 10 का पावर 23 एटम ऑफ कार्बन वाज रिमूव्ड, फाइंड आउट वेट ऑफ रिमेनिंग कार्बन सैंपल। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा, इसका अप्रोच देखो क्या बोला है। बोला है कि एक 120 ग्राम कार्बन सैंपल का, एक कार्बन का सैंपल था, यानी एक कार्बन का सैंपल है जिसका वेट कितना ग्राम है, तो 120 ग्राम है। यहां से क्या बोला कि यहां से 18 इंटू 10 का पावर 23, सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 18 इंटू 10 का पावर 23 एटम को रिमूव कर दिए, ठीक है।
अगर रिमूव करोगे तो क्या सैंपल का वेट 120 ग्राम ही होगा? नहीं होगा, सैंपल का वेट चेंज हो गया होगा। तो रिमूव करने के बाद जो कार्बन सैंपल है उसका वेट कितना होगा, यही हमसे निकालने बोला है। अब तुम सोचो ना कि कैसे करोगे। अगर हमको ये पता चल जाए कि हम जो एटम रिमूव किए हैं उसका वेट कितना है, तो हम इजी वे में रिमेनिंग कार्बन सैंपल का वेट निकाल सकते हैं। अब सोचो, नंबर ऑफ एटम अगर आपको पता है तो क्या वेट नहीं निकाल सकते हो? कुछ देर पहले ही अभी सीखे थे कि सर अगर नंबर ऑफ एटम पता है तो वेट तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बस पहले इसको मोल में बदलेंगे, और मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ एटम है इसको एवोगाड्रो नंबर से करेंगे डिवाइड। ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा सर, और मोल जो होगा वो मेरा आएगा 3 मोल। ठीक है, अब मोल पता चल गया सर, तो हम वेट निकाल सकते हैं। और वेट निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे सैंपल था कार्बन का, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 होता है। 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। मतलब क्या है कि जब तुम इतना एटम रिमूव किए होगे ना बच्चा, 18 इंटू 10 का पावर 23 एटम रिमूव किए होगे, तो कितना ग्राम रिमूव हुआ होगा? 36 ग्राम रिमूव हुआ होगा। तो वेट ऑफ रिमेनिंग सैंपल, अब सब लोग को दिख रहा होगा कितना होगा। तो वेट ऑफ रिमेनिंग सैंपल का अगर बात करें, ठीक है, रिमेनिंग सैंपल, तो क्या करोगे, जितना हम सैंपल लिए थे यानी 120, उसमें हम 36 को माइनस कर देंगे। 120 में हम लोग किसको माइनस कर देंगे? 36 को। तो कितना आ जाएगा, सोचना जरा, यहां पे आ जाएगा 4। और नेक्स्ट अगर बात करोगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 94, और यूनिट क्या लिख लोगे? ग्राम। तो ये आपका आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? अच्छा, उल्टा कर रहे क्या? 6 हो जाएगा तो 100, नहीं नहीं नहीं, 84 होगा। 84 ग्राम। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 84 ग्राम आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कुछ सैंपल होगा, उसका वेट दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उससे इतना एटम को रिमूव कर दिए, बताओ रिमेनिंग सैंपल का वेट क्या है। तो जितना एटम को रिमूव किए हैं उसका वेट निकाल लेना, इनिशियल सैंपल का वेट में रिमूव सैंपल का वेट को माइनस कर देना, रिमेनिंग सैंपल का वेट मिल जाएगा। क्या कोई रॉकेट साइंस था क्या? नहीं, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में बताना यस सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है व्हाट वेट ऑफ कार्बन सैंपल मस्ट बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम सैंपल। यानी 120 ग्राम कैल्शियम सैंपल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, उतना ही एटम अगर हम कार्बन का लेते तो उसका कितना वेट होता, यही तुमसे पूछा है। यानी 120 ग्राम कार्बन सैंपल में जितना कैल्शियम का एटम होगा, उतना ही एटम अगर हम कार्बन का लिए होते तो उस कार्बन सैंपल का वेट कितना होता, हमसे ये पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन का कैसे अप्रोच हम करेंगे। अब वो यहां पे ऐसा सिंपल नहीं लग रहा है। सिंपली क्वेश्चन में बोला व्हाट वेट ऑफ कार्बन सैंपल शुड बी सैंपल मस्ट बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम। यानी साफ साफ यहां पे बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन कार्बन सैंपल, कार्बन सैंपल ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल, सॉरी 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम सैंपल। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि 120 ग्राम कार्बन सैंपल में, सॉरी 120 ग्राम कैल्शियम सैंपल में जितना एटम होगा, उतना ही एटम अगर कार्बन सैंपल का लोगे तो उसका वेट कितना होगा। यानी क्वेश्चन में सिंपली बोला कि नंबर ऑफ एटम कार्बन सैंपल का और 120 ग्राम सैंपल में 120 ग्राम कैल्शियम सैंपल में जितना एटम होगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम सिंपली एक इक्वेशन बना करके इक्वेट कर दिए। एक मिनट, चलो। तो सिंपली यहां पे आपको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम इन कार्बन सैंपल बराबर होगा किसका, नंबर ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ
कैल्शियम सैंपल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यहां पे भी फॉर्मूला यूज करोगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब ऐसा नहीं लग रहा है सर ये एवोगाड्रो नंबर और ये एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया भाई, चलो ये एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा कैंसल। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, तो कार्बन सैंपल का तो गिवन मास ही हमको निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन सैंपल का मोलर मास कितना होगा 12। इसका मोल निकालने के लिए गिवन मास दिया हुआ है कितना है 120 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 उधर चला जाएगा तो कार्बन सैंपल का जो मास है वो आपका निकल जाएगा। गिवन मास कितना आ रहा है 3 इंटू 12 दैट इज कितना आएगा 36 ग्राम। तो सिंपली जब आपको ऐसा बोले ना कि हम लोग इस सैंपल का कितना वेट ले कि नंबर ऑफ एटम उसमें नंबर ऑफ एटम ठीक इतना ग्राम सैंपल के बराबर हो जाए, तो सिंपली दोनों में नंबर ऑफ एटम को बराबर कर देना, एवोगाड्रो नंबर कट जाएगा, मोल निकालने का फॉर्मूला तुम पुट करना और उसके बाद चेक करना, वहां पे एक ही अननोन वैल्यू होगा वो आप इजीली निकाल सकते हो। ये भी एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम बोले हैं ना कि जितना टाइप का क्वेश्चन आज तक पूछा गया है एटम में वो हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो मोल कैलकुलेशन में। भाई अगर तुम मेरे साथ में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो ये मेरा गारंटी है कि आपको कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ करके पढ़ाएंगे। जितना टॉपिक आपको पढ़ना है, जितने टॉपिक से आपको नीट जेई में सवाल पूछे जाते हैं वो हर टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। इसीलिए तो बैच का भी नाम रखे हम संकल्प 11। हम लोग ये यहाँ पे बेसिकली संकल्प करते हैं कि पूरा 11th इतना स्ट्रांग करेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे कोई भी टफ से टफ पेपर अगर केमिस्ट्री का है तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, weight of 40 atom of an element is 1600 AMU, calculate number of atom in 200 gram of that atom। सिंपली अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्या पता चल रहा है आपको वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है। तुम कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, आप वेट दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम निकालना है ना तो आप सबसे मोल निकाल लो। मोल निकालने का फॉर्मूला यूज करोगे गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप क्वेश्चन में देखो आपको जिस सैंपल का नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है उसका वेट दिया हुआ है 200 ग्राम। अब बताओ भाई, ठीक है, गिवन मास तो आपको दिया हुआ है, मोलर मास कैसे निकालोगे? यहां पे जो एटम है उसका नाम नहीं दिया गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन रहता था उसमें लिख देता था सोडियम एटम है, कैल्शियम एटम है, बट यहां पे नहीं दिया हुआ है। बट एक हिंट दिया है कि जो एटम हम लिए हैं ना सर उसका 40 एटम का वेट 1600 AMU है। तो इसके मदद से हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, कोई धक्का मुक्की नहीं। अगर हम यहां पे बात करें तो 40 एटम का वेट कितना है सर 1600 AMU है। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा सर, एक एटम का वेट होगा 1600 बाई 40, 0 से 0 कैंसल, 4 4 जा 16, यानी यहां पे आ जाएगा 40 AMU। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को याद करो, किसी भी एक एटम का मास और 1 मोल एटम का मास दोनों का वैल्यू सेम होता है और 1 मोल एटम का मास को ही हम मोलर मास कहते हैं। तो सर अगर एक एटम का मास आपको पता है यानी आपको एटॉमिक मास पता चल गया, आपको क्या पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास निकालने के लिए आपको ये AMU को हटा करके ग्राम लगा देना पड़ेगा। अब आपको मिल गया मोलर मास, अब वापस से यहां आ जाओ, डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कटेगा, 5 बार में कटेगा तो मोल आ गया मेरा 5 मोल। अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं होगा और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप सिंपली मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 होता 6.022 है, बट जीवन आसान बनाने के लिए हम लोग इसको 6 मान लेते हैं तो आ जाएगा 30 इंटू 10 का पावर 23। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए, हमें 40 एटम का वेट दिया हुआ था, हमें क्या था 40 एटम का वेट दिया हुआ था, वही दिया हुआ था ना, और हमको क्या निकालने बोला था
200 ग्राम में कितना एटम होगा वो निकालने बोला था। तो हम सिंपली क्या किए, सबसे पहले 40 एटम के वेट के मदद से एक एटम का वेट निकाल लिए, जिसका हमको एटॉमिक मास पता चल गया। उसका एएमयू को हटा करके ग्राम लगा दिए तो मोलर मास पता चल गया। अब गिवन वेट पता है, मोलर मास पता है, मोल निकाल लिए, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ एटम निकल गया। बात क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। अब हम लोग और कुछ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोला है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछा है कि किसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सुनना। नंबर ऑफ एटम निकालने वाला क्वेश्चन है ना, तो आप सबसे पहले मोल निकाल लेना, और मोल जिसका ज्यादा होगा उसी का नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होता है। अब मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, तो यहां पे आएगा आपका 8 मोल। यहां पे आ जाएगा गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, तो 64/32, तो यहां पे आ जाएगा 2 मोल। यहां पे अगर मोल निकालने का फॉर्मूला का बात करोगे तो 24/12, तो आएगा आपका 2 मोल। और यहां पे मोल निकालने का फॉर्मूला का बात करोगे तो आ जाएगा 48/16, मतलब आएगा 3 मोल। अब जिसका मोल ज्यादा उसी में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, इसलिए मेरा आंसर कौन सा होगा, तो ए होगा। यहां से आपको सिंपल सा बात क्या पता चला, सिंपल सा बात ये पता चला कि जो नंबर ऑफ एटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, यानी जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको काफी नीट और जेई में देखने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट जब आप स्कूल का एग्जाम दोगे तब भी टीचर ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये था। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है, आपको पूछता है कि किसका वेट ज्यादा होगा। अब वेट वाला में ना अगर एएमयू दिखे ना तो सबसे पहले उसको हटा देना, क्योंकि एएमयू जो है वो ग्राम से बहुत कम होता है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, अगर 1 ग्राम का बात करोगे ना तो 1 ग्राम में कितना एएमयू होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एएमयू होता है। 1 ग्राम में कितना एएमयू, मतलब 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एएमयू होता है। तो एएमयू काफी छोटा यूनिट है। तो यहां पे बोल रहा है 200 एएमयू ऑफ He, तो ये पहले हटा दो, एएमयू काफी छोटा है। मोल सॉरी ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, इन सब से एएमयू हमेशा छोटा ही आएगा। अब यहां पे बोला है 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, कंफ्यूज मत होना, 2 ग्राम नहीं बोला है, 2 ग्राम एटम, और ग्राम एटम का मतलब क्या सिखाए है, मोल। तो यहां पे बोल रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम, 2 मोल सोडियम है तो इसका वेट कितना होगा, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46 ग्राम। बहुत बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं और इसको 2 ग्राम समझ लेते हैं, नहीं, ये 2 ग्राम एटम है, यानी 2 मोल दिया हुआ है। आगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका भी वेट कैसे निकालोगे, तो 1 इंटू 1 कर लोगे तो 1 ग्राम आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर इसका बात करोगे तो 3.011 इंटू 10 का पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, इसका भी वेट निकालना पड़ेगा, तो पहले मोल निकालोगे। मोल निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ एटम आपको दिया हुआ है इसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये और ये यहां से हो जाएगा कैंसल, ये कैंसल होगा 2 टाइम्स में, तो मोल आ जाएगा 1/2, या फिर इसी को क्या कहेंगे सर, तो 0.5 कहेंगे। अब मोल आपको पता चल गया है, मोल 1/2 है और इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, यानी मोलर मास होता है 12, ये 6 टाइम में कटेगा तो आएगा 6 ग्राम, यानी इसका वेट जो आ रहा है वो आ रहा है 6 ग्राम। अब यहां पे हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हैज हाईएस्ट वेट, विच हैज हाईएस्ट अमॉन्ग दी फॉलोइंग, हाईएस्ट वेट होगा, हाईएस्ट वेट अमॉन्ग दी फॉलोइंग, तो किसका वेट सबसे अधिक होगा, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे अगर हमसे ये सवाल बोलता कि लोएस्ट वेट किसका है, तो एमयू वाला हो जाता आंसर। बात क्लियर है ना? तो इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये काफी अच्छा सवाल है, बस यहां पे इतना बात ध्यान रखना ना, जो प्रोसेस सिखाया है वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जब भी आपको वेट पता है और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो सिंपल सा तरीका है,
वेट बदलेगा मोल में और मोल बदलता है नंबर ऑफ एटम में। वही कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को बना करके लाना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका बन जाता है ये क्वेश्चन, मतलब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे जो कि है मॉलिक्यूल का। सबसे पहला बात, मॉलिक्यूल हम लोग किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अच्छा, मॉलिक्यूल में एंटर करने से पहले एक और बात बता दे, जितना टाइप का क्वेश्चन आपको एटम में सिखाया है, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी किताब में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतना ही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे आप नीट एग्जाम का बात करो, जेई एग्जाम का बात करो या फिर बोर्ड एग्जाम का बात करो। इतना टाइप का क्वेश्चन अगर बना लेते हो तो एटम का आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल हम लोग किसको कहते हैं? सुनना, अगर मॉलिक्यूल का बात करें तो मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को। एटम का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल का बात करें तो H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, H2O हो गया, इन सबको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। देखो, मॉलिक्यूल में आगे बढ़ने से पहले एक टर्म है एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी होता क्या है, सुनना जरा। अब देखो, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या? एटॉमिसिटी। तो यहां पे सिंपल सा बात क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितना है, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, जैसे अगर हम लोग किसका बात करें? एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखना, अगर हम बात करें H2O, ठीक है, तो इसका एटॉमिसिटी अगर तुमसे पूछे तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा? जैसे यहां पे हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूल और इधर हम लोग लिखेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, तो H2O, इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? तो यहां पे टोटल 3 एटम है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, इसलिए इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। CO2, यहां पे भी टोटल 3 एटम है, इसलिए एटॉमिसिटी होगा 3। C6H12O6, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? तो इसको ग्लूकोज कहा जाता है। इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 12 + 6 18, 18 और 6 24। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो C12H22O11, ये है मेरा सुक्रोज। इसका एटॉमिसिटी क्या होगा? 11 + 22 + 11 33, 33 + 11 कितना हो जाएगा? 44, 44 एंड 1 कितना हो जाएगा? 45। ये इसका एटॉमिसिटी, और इसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। बात समझ आया? ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है, जैसे अगर हम बात करें NH2CONH2, इसका नाम होता है यूरिया। ठीक है, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? तो 3 3 6 और 2 8, ये हो जाएगा। कभी कभी तुमको इस प्रकार का मॉलिक्यूल का भी एटॉमिसिटी पूछा जा सकता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट। अब इसका एटॉमिसिटी कैसे निकालोगे? तो इसको छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ दो। ये एक हिस्सा हो गया, ये एक और ये एक। अब यहां पे नंबर ऑफ एटम काउंट करो, 4 5 6। यहां पे ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर 5 होगा, होल 2 यानी ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल है, तो एक में 5 तो 2 में 10 हो जाएगा। SO4 में 5 हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल में 3, तो टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो कितना हो जाएगा? 18। अब इन सबको जोड़ दो, 18 + 8 आ जाएगा 28, 28 और 5 आ जाएगा 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा? 39। इस तरह से एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिसिटी कहलाता है। अब आगे सुनो, एटॉमिसिटी में दो प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बोले कि बताओ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी क्या है, यानी पूरा मॉलिक्यूल में कितना एटम है ये पूछ रहे हैं, तब आंसर बोलोगे 24। बट इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बोल दे कि बताओ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी, सॉरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन का एटॉमिसिटी क्या है, तो सिर्फ कार्बन एटम का नंबर बताओगे तो आंसर क्या होगा? 6। उसी प्रकार से सुक्रोज का एटॉमिसिटी क्या है, तब आंसर बोलोगे 45।
बट अगर हम तुमसे ये पूछे सुक्रोज में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी क्या होगा, तब आंसर दोगे 22। यानी एटॉमिसिटी आपको पूरा मॉलिक्यूल का पूछा जा सकता है या फिर मॉलिक्यूल के अंदर में किसी पर्टिकुलर एटम का पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी में उम्मीद है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मॉलिक्यूल हम लोग किसको कहते हैं, तो अगर एक से अधिक एटम आपस में कंबाइन करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है वही उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है, तो एटॉमिसिटी कहलाता है। एटॉमिसिटी में दो प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली पूरा मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी या फिर किसी पर्टिकुलर एक एटम का एटॉमिसिटी। तो उम्मीद है आप लोग दोनों का आंसर इजीली कर लोगे। हम एटॉमिसिटी कैलकुलेशन भी आप लोग को सिखा दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कर लेना। यूरिया का एटॉमिसिटी तो 8 है, यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना होगा, ये आंसर आप कमेंट में कर देना, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग सही सीख गए हो कॉन्सेप्ट को। अब इसके बाद हम लोग दो और छोटा छोटा टर्म का बात करेंगे, जो कि है मॉलिक्यूलर मास और एक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसी को मोलर मास कहा जाता है। मॉलिक्यूलर मास हम लोग किसको कहते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट का बात करें तो जो एटॉमिक मास का यूनिट था वही होगा, यानी इसका यूनिट या तो एमयू हो सकता है या फिर यू हो सकता है। तो किसी भी वन मॉलिक्यूल का वेट, किसी भी कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास किसको कहेंगे, जैसा आपको ग्राम एटॉमिक मास में बताए थे, एक मोल एटम का मास, सेम यहां पे भी होगा। तो कोई भी कंपाउंड का एक मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसी को आप क्या कहोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। यही बात लिखा गया है, देखो, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज मोलर मास। तो एक मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा किसी भी कंपाउंड में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास का जो यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा, तो ग्राम होगा। मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। तो यहां दो वर्ड हम लोग सीख गए, एक है आपका मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास का अगर बात करें तो एक मोल मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होगा, एमयू या फिर यू होगा। मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको मॉलिक्यूलर मास कहोगे, एक मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको मोलर मास कहोगे। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों का वैल्यू बराबर होता है, बस यूनिट बदल जाएगा। जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल का वेट हम लोग बोलते हैं 18 AMU, यानी वो एक मॉलिक्यूल का वेट है। अगर 18 ग्राम बोल दिए मतलब वो 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, यानी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास का। तो अब आज का लेक्चर को एंड करने का समय आ चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग काफी सारा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस किए, हम लोग रिकैप भी देखे, साथ ही साथ एटम का जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा बात को समझे। हम लोग यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं, मोलर मास किसको कहते हैं, ये सारा बात हम लोग सीखे हैं। और इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आज हम इस लेक्चर को करने वाले हैं एंड। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेशन देखेंगे और मॉलिक्यूल में मोल कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। तो फिर से अगर वीडियो को आप एंड तक देखे हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यहां पे अभी तो 9-10 का लेक्चर सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ है, 11 और 12 का शुरू हो गया है, बट नेक्स्ट वीक से जल्द ही 9 और 10 का भी लेक्चर सीरीज शुरू होने वाला है। तो अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन है जो 9 और 10 में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ करके केमिस्ट्री को पूरा फील करके अच्छे से समझ करके पढ़ सकते हो। तो वापस से फिर से वही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आपको जो भी अच्छा लगा
वो कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आप कहां से ये लेक्चर को देख रहे हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरा लेक्चर कहां तक पहुंचा है। तो चलो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ाई करना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ में मिलेंगे। आपका प्यारा बैच संकल्प 11 पूरा 11 चलेगा। हम कोई भी आधा अधूरा कोर्स चला करके नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए लेक्चर में नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।